डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम हेक्सर-ओहलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से हेक्सर-ओहलिन साधन प्रचुरता कीमत कसौटी के रूप में बताते हैं, फैक्टर एबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस, वो हमने देखा। अब हम दूसरी प्रमेय ले रहे हैं, जो है भौतिक रूप में साधन प्रचुरता, फैक्टर एबंडेंस इन फिजिकल टर्म्स। हेक्सर-ओहलिन के सिद्धांत की भौतिक रूप में साधन प्रचुरता के आधार पर भी व्याख्या की जाती है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये डायग्राम है चित्र संख्या 2, जिसमें हमने OX अक्ष पर X वस्तु को लिया है, जो श्रम गहन वस्तु है, और OY अक्ष पर हमने Y वस्तु को लिया है, जो पूंजी गहन वस्तु है, यानी कैपिटल इंटेंसिव गुड है, कमोडिटी है। इस चित्र के अनुसार देश ए सापेक्षिक रूप से पूंजी प्रचुर है और उसका उत्पादन संभावना वक्र AA1 है। ये AA1 उत्पादन संभावना वक्र ए देश का है, जो कि पूंजी प्रचुर देश है, जबकि BB1 उत्पादन संभावना वक्र बी देश का है, जो कि सापेक्षिक रूप से श्रम प्रचुर है, यानी कि वहाँ पर श्रम की मात्रा अधिक है और श्रम अधिक सस्ता है। अब अगर देश ए और देश बी दोनों एक ही अनुपात में दोनों वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो वे OR लाइन, इस लाइन के साथ साथ, इस किरण के साथ साथ उत्पादन करेंगे। देश ए का किस तरह से संतुलन स्थापित होता है और कहाँ और कितना उत्पादन वह दोनों वस्तुओं का करता है, इसके लिए हम देखते हैं कि ए देश की साधन कीमत रेखा ST है और ए देश का उत्पादन संभावना वक्र AA1 है। दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं ई बिंदु पर, यानी कि देश ए की साधन कीमत रेखा ST उत्पादन संभावना वक्र AA1 को ई बिंदु पर स्पर्श करती है, जहां संतुलन स्थापित होता है, और यहाँ पर वह Y वस्तु का अधिक उत्पादन करेगा, क्योंकि यहाँ पर पूंजी अधिक सस्ती है, और X वस्तु का उत्पादन कम करेगा, क्योंकि X वस्तु श्रम गहन है और ए देश में श्रम की अपेक्षा पूंजी अधिक है और वह सस्ती भी है। इसी तरह से हम बी देश में देखते हैं कि बी देश का उत्पादन संभावना वक्र BB1 है और बी देश में साधन कीमत रेखा KR है। तो KR रेखा BB1 को F बिंदु पर स्पर्श करती है, जहाँ संतुलन इस पर होता है, और यहाँ वह X की अधिक मात्रा का उत्पादन करेगा, जो देश ए की तुलना में यहाँ पर अधिक सस्ती है। और यह इस बात से साबित हो जाता है कि देश ए की साधन कीमत रेखा ST देश बी की साधन कीमत रेखा KR की अपेक्षा अधिक ढालू है, जो ये बताती है कि देश ए में Y वस्तु अधिक सस्ती है और देश X में X वस्तु अधिक सस्ती है। तो X अक्ष पर दोनों साधन कीमत रेखाओं के बीच का अंतर है TR, ST का T बिंदु और KR का R बिंदु। तो ये दोनों का अंतर TR है, जो व्यक्त करता है
कि ए देश की अपेक्षा बी देश में श्रम गहन वस्तु एक्स का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से वाई अक्ष पर के एस टी बिंदु, एस टी रेखा का एस और के आर रेखा का के, यानी कि एस और के, एस के यह दर्शाता है कि देश बी की अपेक्षा देश ए में पूंजी गहन वस्तु वाई की अधिक मात्रा उत्पादित की जाती है। तो इस तरह से हेक्सर ऑलिन ने दोनों प्रमेय के माध्यम से अपने सिद्धांत को समझाया है और बताया है कि देश की विभिन्न देशों की साधन संपन्नताओं में अंतर के कारण उनकी साधन कीमतों में अंतर उत्पन्न होता है, जिससे वस्तुओं की कीमतों में अंतर उत्पन्न होता है और यही विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। अब हम लेते हैं कि क्लासिकल सिद्धांत की तुलना में क्लासिकल सिद्धांत की तुलना में हेक्सर ऑलिन सिद्धांत की श्रेष्ठता। हेक्सर ऑलिन का जो सिद्धांत है वह क्लासिकल सिद्धांत की तुलना में कई बातों में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ क्लासिकल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को घरेलू व्यापार से बिल्कुल भिन्न मानता है, वहीं ऑलिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस अंतः स्थानीय व्यापार की या अंतर प्रादेशिक व्यापार की एक विशेष स्थिति मानता है। दूसरी बात, ऑलिन मॉडल जो है वह दो साधन लेता है और दो साधन है श्रम और पूंजी, जबकि क्लासिकल मॉडल को हम देखें तो वह एक साधन लेता है और वह है श्रम। इसलिए ऑलिन मॉडल अधिक श्रेष्ठ लगता है। तीसरी बात, रिकार्डो के सिद्धांत से ऑलिन का सिद्धांत इस बात में भी श्रेष्ठ है क्योंकि ऑलिन का जो सिद्धांत है या ऑलिन का जो मॉडल है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढांचे को निर्धारित करने के लिए साधन पूर्तियों के अंतर को आधार मानता है, जबकि रिकार्डो इस बात पर ध्यान नहीं देता है। चौथी बात कि ऑलिन मॉडल जो है वह अधिक वास्तविक है, क्योंकि यह साधनों की सापेक्ष कीमतों पर आधारित है। जो कि वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों पर प्रभाव डालती है, जबकि रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो केवल वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों पर विचार करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि ऑलिन का सिद्धांत श्रम तथा पूंजी की सापेक्ष
उत्पादकताओं के अंतर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार मानता है, जबकि क्लासिकी जो सिद्धांत है वह केवल श्रम को लेता है, पूंजी को वह इंक्लूड नहीं करता है। फिर ऑल इन मॉडल का एक गुण हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल इन का जो मॉडल है वह विभिन्न देशों की साधन संपन्नताओं के अंतर पर आधारित है, जबकि क्लासिकल सिद्धांत एक साधन श्रम गुणवत्ता को लेता है। इस प्रकार ऑल इन का सिद्धांत श्रेष्ठ है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारित करने में यह केवल साधनों की गुणवत्ता पर ही ध्यान नहीं देता बल्कि उनकी मात्रा पर भी अधिक बल देता है। फिर सैमुएल्सन इस संबंध में कहते हैं कि रिकार्डो का सिद्धांत जो है वो तुलनात्मक लाभ में अंतर होता है ये तो बताता है, लेकिन अंतर के कारणों को स्पष्ट नहीं करता, जबकि ऑल इन का सिद्धांत उसकी बहुत संतोषजनक व्याख्या करता है। यानी कि ऑल इन का जो सिद्धांत है वह तुलनात्मक लाभ में अंतर के कारणों की स्पष्ट व्याख्या करता है, जबकि रिकार्डो नहीं करता। इसी तरह से क्लासिकी सिद्धांत दो देशों के बीच व्यापार से होने वाले लाभ को प्रदर्शित करता है और यह कल्याण से संबंधित है, जबकि ऑल इन मॉडल जो है वो वैज्ञानिक है और व्यापार के मूल आधार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। अतः यह अधिक यथार्थमूलक सिद्धांत का गुण ग्रहण कर लेता है। ऑल इन का सिद्धांत अधिक वास्तविक है क्योंकि एक देश द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण की यह बात करता है, जबकि क्लासिकी सिद्धांत दो देशों के बीच पूर्ण विशिष्टीकरण की ओर ले जा भी सकता है और नहीं भी। तो इन सब कारणों से हम देखते हैं कि क्लासिकल सिद्धांत की तुलना में हेक्सचर ऑल इन का जो सिद्धांत है वह अधिक श्रेष्ठ है। तो हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।